स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एंटी कोरोना सिविल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको फिक्स बीम का एनालिसिस किया था और फिक्स बीम का एनालिसिस हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर दिया था। और फिक्स बीम को एनालिसिस करने के मैंने आपको बताया था कि वेरियस मेथड्स होते हैं। एरिया मूवमेंट मेथड होता है, डबल इंटीग्रेशन मेथड होता है, सुपरपोजिशन मेथड होता है एंड क्लैपियन थ्योरम होती है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने फिक्स बीम का एनालिसिस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने आपको वेरियस केसेस बताए थे और उन वेरियस केसेस को हमने एनालाइज जो किया था वो यूजिंग एरिया मूवमेंट मेथड के थ्रू किया था। इसमें हमने एक केस की बात की थी, एक फिक्स बीम है, जब उस पर यूडीएल होगा देन हमने फाइंड आउट किया था कि एंड मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, इसके लिए शेयर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर आएगा। इसी तरह से हमने एक प्रॉब्लम ये वाली भी ली थी, एक फिक्स बीम है जिसमें सेंटर पे पॉइंट लोड होगा, देन इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, शेयर फोर्स क्या होगा, इसके लिए डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या आएगी एंड इसका एंड मोमेंट क्या होगा। ऐसी हमने एक प्रॉब्लम फिक्स बीम पर जब हम इसेंट्रिक लोड लगाएंगे तब वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, और फिक्स बीम पर जब हम मल्टीपल लोडिंग लगाएंगे तब डिफ्लेक्शन, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स एंड मोमेंट क्या होगा। इसको हमने रिजोल्व कर लिया था पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की फॉर्म के अंदर। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंटिन्यूस बीम, है ना। कंटिन्यूस बीम का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और कंटिन्यूस बीम का एनालिसिस करने से पहले हम ये समझते हैं कि कंटिन्यूस बीम होती क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम डेफिनेशन जान लेते हैं। ए बीम हैविंग स्पान मोर देन वन, देन दिस टाइप ऑफ बीम इज कॉल्ड टू बी कंटिन्यूस बीम। एक सिंपल सी डेफिनेशन है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक बीम है जिसका स्पान अगर एक से ज़्यादा है तो ऐसी बीम को हम बोल देंगे कंटिन्यूस बीम। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसमें अगर आप एक स्पान और ऐड कर दोगे देन वो कौन सी बीम बन जाएगी, कंटिन्यूस सिंपली सपोर्टेड बीम। इसी तरह से एक फिक्स बीम है, उसके अंदर अगर हम एक स्पान और ऐड कर देंगे तो देन वो कौन सी बीम बन जाएगी, फिक्स्ड कंटिन्यूस बीम। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब कंटिन्यूस बीम को भी एनालिसिस करने के वेरियस मेथड्स होते हैं। ठीक है, फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ एनालाइज द कंटिन्यूस बीम। ठीक है, अभी कौन कौन से मेथड्स होते हैं, 3 मूवमेंट मेथड होता है, एक मेथड ऑफ कंसिस्टेंट मेथड होता है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड होता है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है। ठीक है, तो यहाँ हम कंटिन्यूस बीम का एनालाइज जो करेंगे वो यूजिंग 3 मूवमेंट मेथड करेंगे। इसको हम कैप्लिरियन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, अब सिलेबस में आपके 3 मूवमेंट ही आता है, इसलिए हम कंटिन्यूस बीम का एनालाइज किससे करेंगे, 3 मूवमेंट मेथड के थ्रू करेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, फिक्स बीम का जब हमने एनालाइज किया था तो फिक्स बीम का एनालाइज करने के लिए हमने किस मेथड का यूज़ किया था, एरिया मूवमेंट मेथड का यूज़ किया था। अब हम कंटिन्यूस बीम का एनालाइज कर रहे हैं, तो कंटिन्यूस बीम का एनालाइज हम किस मेथड से कर रहे हैं, 3 मूवमेंट मेथड से कर रहे हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखिए दोनों के अंदर एक माइनर सा डिफरेंस है, बाकी पूरा प्रोसीजर सेम है। जब हमने फिक्स बीम का एनालाइज किया था, जब उसमें हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया था, तो हमने क्या किया था, फिक्स बीम को 2 पार्ट में स्प्लिट किया था। एक हो गई थी हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम और एक हो गई थी हमारी एंड मोमेंट वाली बीम। ठीक है, फिर सिंपली सपोर्टेड बीम के बेंडिंग मोमेंट को हमने एंड मोमेंट की बीम के बेंडिंग मोमेंट में सुपर इम्पोज कर दिया था। फाइनली हमारा बीएमडी बन के रेडी हो गया था। ठीक है, और एंड मोमेंट का मोमेंट जो हमने वहाँ निकाला था वो मोर थ्योरम से निकाला था। ठीक है, इसलिए हमने उसको बोल दिया एनालिसिस ऑफ फिक्स बीम यूजिंग एरिया मूवमेंट मेथड। सेम टू सेम वही काम यहाँ पर भी करेंगे, बट फ़र्क सिर्फ इतना सा है, यहाँ पर जो हम एंड मोमेंट निकालेंगे वो 3 मूवमेंट थ्योरम से निकालेंगे। ठीक है, इसलिए इसका नाम हो गया एनालिसिस ऑफ कंटिन्यूस बीम यूजिंग 3 मूवमेंट थ्योरम। ठीक है, तो 3 मूवमेंट थ्योरम को पहले हम जान लेते हैं कि 3 मूवमेंट थ्योरम होती क्या है। ठीक है, कंटिन्यूस बीम का हम एनालिसिस कर रहे हैं 3 मूवमेंट थ्योरम से। ठीक है, और फिक्स बीम का हमने एनालाइज किया था एरिया मूवमेंट मेथड से। ऐसा नहीं है फिक्स बीम को हम 3 मूवमेंट थ्योरम से भी एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन
फिक्स बीम इजी पड़ती है यूजिंग एरिया मूवमेंट मेथड के थ्रू। इसी तरह से कंटिन्यूस बीम इजी पड़ती है थ्री मूवमेंट थ्योरम के थ्रू। इसलिए हम फिक्स बीम का एनालाइज यूजिंग एरिया मूवमेंट मेथड करते हैं और कंटिन्यूस बीम का हम एनालाइज यूजिंग थ्री मूवमेंट मेथड करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ऑफ कंटिन्यूस बीम यूजिंग थ्री मूवमेंट थ्योरम। और पहले हम जान लेते हैं कि थ्री मूवमेंट थ्योरम क्या होती है। कई बार एग्जाम के अंदर इसकी डेरिवेशन भी एग्जाम में आ जाती है, तो इसकी डेरिवेशन भी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम क्लैप्रियन थ्योरम भी बोलते हैं। तो इसका हम एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। और एनालिसिस कुछ इस तरह से है, एक सिंपली सपोर्टेड कंटिन्यूस बीम हमें दे रखी है ए बी एंड बी सी, और ए बी का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें E1 I1 L1 और इस बी सी की प्रॉपर्टी हमें E2 I2 L2 हमें मेंशन है फिगर नंबर ए के अंदर। फिगर बी के अंदर हमने इसकी डिफ्लेक्टेड शेप को शो कर दिया। ए पॉइंट पर जो डिफ्लेक्शन आ रहा है उसको हमने डेल ए से रिप्रेजेंट किया, और बी पॉइंट पर जो डिफ्लेक्शन आ रहा है इसको हमने डेल बी से डिनोटेड किया है, और सी पॉइंट के डिफ्लेक्शन को डेल सी से डिनोट किया। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन की है कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ जो है डिफ्लेक्शन ऑफ बी का डिफ्लेक्शन है विथ रेस्पेक्ट टू द ए, है ना। बी का डिफ्लेक्शन अगर आप ए के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो उसको हम बोलेंगे वाई बी ए। और ये वाई बी ए कैसे आएगा, अगर इस डिफ्लेक्शन में से अगर आप इस डिफ्लेक्शन को माइनस कर दोगे तो ये वाला डिफ्लेक्शन हमारा आ जाएगा। इसी तरह से इधर हमने मेंशन किया है वाई बी सी। ये वाई बी सी कैसे आएगा, बी के डिफ्लेक्शन में से अगर सी के डिफ्लेक्शन को जो माइनस कर दोगे उसके बाद जो रिजल्टेंट बचेगा वो हो जाएगा डिफ्लेक्शन ऑफ बी विथ टेंजेंट सी। ठीक है, इसके बाद इसका हमने क्या करा, सबसे पहले तो हमने इसका डिफ्लेक्टेड शेप को शो कर दी, कहाँ कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में क्या डिफ्लेक्शन आ रहा है। इसको शो करने के बाद फिगर नंबर सी के अंदर हमने ये जो बीम है इस बीम का बनाया हमने सिंपली मूवमेंट डायग्राम। और सिंपली मूवमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, अगर हम ए बी बीम की बात करें तो ए बी बीम पे हमारा यूडीएल आ रहा है, और यूडीएल के लिए कैसे बनता है सिंपली मूवमेंट डायग्राम, पैराबोला फॉर्म में बनता है। अगर हम बीसी की बात करें तो बीसी पे भी यूडीएल आ रहा है, तो बीसी पे भी कैसे बनेगा, पैराबोला फॉर्म में बनेगा। ठीक है, तो इसका हम सिंपली मूवमेंट बना देंगे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं म्यू डायग्राम। ठीक है, फिक्स बीम में भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी। फिर हम इसका बनाएंगे एंड मूवमेंट डायग्राम। ठीक है, और एंड मूवमेंट डायग्राम को मैंने ट्रेपेजोइडल फॉर्म में यहाँ बना दिया, बिकॉज हमारी जो यूडीएल वाली जो लोडिंग थी वो सिमेट्रिक नहीं थी, इस वजह से इसको हमने एक ट्रेपेजोइडियम फॉर्म में बना दिया। अगर यूडीएल हमारा सिमेट्रिक होता तो एंड मूवमेंट जनरली रेक्टेंगल फॉर्म में आ जाता। ठीक है, अब हम मान के चल रहे हैं कि ए पॉइंट पर जो हमारा एंड मूवमेंट ए में आ रहा है, बी पर एम बी आ रहा है, और सी पर एम सी वट एवर जो भी है आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस सिंपली मूवमेंट को इस एंड मूवमेंट वाले डायग्राम में सुपर इम्पोज कर देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, कॉमन पार्ट। अब देखिए इसको सुपर इम्पोज करने के लिए इस डायग्राम को हमें अपर सेट बनाना पड़ेगा। सिंपली मूवमेंट को एंड मूवमेंट में सुपर इम्पोज करने के लिए जो हमारा एंड मूवमेंट वाला इसको ऊपर की तरफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो एक बार हम इसकी बात भी कर लेते हैं क्या क्या हमें यहाँ पर मेंशन करना है। अगर हम फिगर ए की बात करें, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, ये फिगर ए है हमारा। ठीक है, तो फिगर ए हमें क्या बोल रहा है, फिगर ए शो ए बी सी इज ए कंटिन्यूस बीम हैविंग टू स्पान, ए बी इक्वल टू L1 एंड बी सी इक्वल टू L2 is subjected to general loading. Property of beam of AB is E1 I1 L1 and BC is E2 I2 and L2. ठीक है, फिगर ए में तो हमने वो डायग्राम के बारे में बता दिया। फिगर बी में हमने डिफ्लेक्टेड शेप के बारे में बताया था। फिगर बी शो द डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ बीम, द डिफ्लेक्शन एट द ए बी एंड सी डेल ए डेल बी डेल सी रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द ओरिजिनल सेंट्रल लाइन। ठीक है, फिर मैंने आपको बी का डिफ्लेक्शन ए के रेस्पेक्ट में बताया था, जिसको हमने डेल 1 डिनोट किया था। इसी तरह से बी का डिफ्लेक्शन सी के रेस्पेक्ट में वो हमारा था डेल 2। ठीक है, ये वाला डिफ्लेक्शन। ठीक है ना, ये वाला। चलो आगे चलते हैं। फिगर सी जो था हमारा वो क्या शो कर रहा था, म्यू डायग्राम को शो कर रहा था। फिगर सी शो द म्यू डायग्राम फॉर द जनरल लोडिंग, एंड फिगर डी जो था वो क्या शो कर रहा था, फिगर डी शो द म्यू डैश डायग्राम फॉर एंड मूवमेंट। एंड मूवमेंट के लिए म्यू डैश डायग्राम शो कर रहा था।
In mu dash diagram, MA, MB and MC are fixing moment at the 3 points. The value of MA, MB and MC are to be determined by using Clapeyron theorem. इस एंड मोमेंट की वैल्यू को जो हम निकालेंगे वो किस थ्योरम से निकालेंगे? क्लैपेरियन थ्योरम से निकालेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं 3 मोमेंट थ्योरम, ठीक है। और वहीं फिक्स बीम के अंदर एंड मोमेंट की वैल्यू को निकालते थे मोर थ्योरम से, इसलिए इसको बोलते थे एरिया मोमेंट मेथड, ठीक है। अच्छा, अब क्लैपेरियन थ्योरम कैसे ड्राइव करेंगे उसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। अगर हम ए बी स्पान की हम बात करें तो देखिए ए बी स्पान के अंदर अगर हम ए बी स्पान की बात करें तो ए बी स्पान के लिए हमें सबसे पहले एक्स सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट निकालना होगा। मतलब हम बात कर लेते हैं, ये ए बी स्पान है हमारा, ये हमारा ए बी स्पान है और इस ए बी स्पान पे हमारा यूडीएल है। तो इस सेक्शन के अबाउट हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना होगा। तो इसके अंदर एक तो हमारा सिंपली मोमेंट होगा और इसकी ही अंदर एक हमारा एंड मोमेंट होगा। सिंपली मोमेंट को हमने म्यू एक्स से डिनोट किया है और एंड मोमेंट को हमने म्यू एक्स डैश से डिनोट किया है, ठीक है। तो फॉर द फर्स्ट स्पान ए बी मेजरिंग द एक्स फ्रॉम द ए, तो हमारा हो जाएगा E1 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू एक्स प्लस म्यू डैश एक्स इज इक्वल टू ई, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया DI मेथड, ठीक है, डबल इंटीग्रेशन मेथड। डबल इंटीग्रेशन मेथड हमारा क्या होता था? डबल इंटीग्रेशन मेथड हमारा होता था ना इस तरह से, EI d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता था? माइनस MX। तो उसी का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो E1 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस MX और MX की वैल्यू जो हमारी हो गई म्यू एक्स प्लस म्यू डैश एक्स, ठीक है। अब हमने नेगेटिव साइन को दूसरी साइड ले लिया तो ये हमारा हो जाएगा माइनस E1 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू म्यू एक्स प्लस म्यू डैश एक्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या करा, दोनों साइड पहले तो हमने इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया और बोथ साइड इंटीग्रेशन कर लिया, ठीक है, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाइंग द बोथ साइड बाय x एंड इंटीग्रेशन ओवर द रेंज, ठीक है। हमने सिर्फ ए बी स्पान की ही बात कर रहे हैं और ए बी स्पान के अंदर हमने क्या करा, वो जो इक्वेशन आई बेंडिंग मोमेंट की उसको x से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी माइनस E1 0 टू L1, जो कि ए बी स्पान की लेंथ हमारी क्या है? L1 है, x d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 टू L1 म्यू एक्स इंटू एक्स डी एक्स प्लस 0 टू L1 म्यू डैश एक्स इंटू एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो जैसे ही इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी माइनस E1 ब्रैकेट x dy बाई डी एक्स, ठीक है। ये dy बाई डी एक्स है, ये हमारा dy बाई डी एक्स है, ठीक है। तो x dy बाई डी एक्स माइनस y 0 टू L1 इज इक्वल टू 0 टू L1 म्यू एक्स डी एक्स प्लस म्यू डैश एक्स डी एक्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आपको ये तो पता है कि L1 x की जगह हमें क्या मेंशन करना है, x की जगह हमें L1 मेंशन करना है और L1 मेंशन करना है, इसका मतलब L1 डिस्टेंस पर स्लोप क्या आएगा हमें अब वो चीज़ लिखनी है। L1 डिस्टेंस पर डिफ्लेक्शन क्या आएगा हमें वो चीज़ यहाँ मेंशन करनी है। तो देखिए मैंने क्या करा, नेक्स्ट लाइन के अंदर मैंने क्या किया, 0x इक्वल टू हमारा हो गया L1, है ना। तो हमने क्या करा, इस x की जगह हमने यहाँ पर पुट कर दिया L1 और dy बाई डी एक्स का मतलब स्लोप होता है और स्लोप हमें कहाँ लेना है, L1 डिस्टेंस पर। तो L1 डिस्टेंस पर स्लोप क्या हो जाएगा, IB, है ना। स्लोप को हम IB बोलते हैं और B डिस्टेंस पे ले रहे हैं इसलिए IB हो गया। इसी तरह से y का मतलब हो जाएगा डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन हम B पॉइंट पे ले रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, A के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे YBA, ठीक है। और इसकी जगह हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं A1 इंटू x1 प्लस A1 डैश इंटू x1 डैश, ठीक है। तो देखिए इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो YBA को हम क्या बोल सकते हैं, del1 बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया आगे, अब हम देखिए इस माइनस वाले को हमने दूसरी तरफ ले गए और इस E1 को भी हमने दूसरी तरफ इसको ले गए, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये कुछ इस तरह से इक्वेशन बन गई और इसमें से भी हमने IB निकाला
तो आई बी निकालोगे तो इक्वेशन हमारी ये वाली बन जाएगी। ठीक है, तो आई बी की वैल्यू हमारे पास आ गई फाइनली -1/E1I1L1 ब्रैकेट A1x1 बार प्लस A1 डैश x1 डैश बार प्लस x1 प्लस del1/L1। जिस तरह से हमने आई बी की वैल्यू निकाली है उसी तरह से हम आई बी डैश निकाल लेंगे और आई बी डैश भी हमारा इसी तरह से आ जाएगा। ठीक है, और ड्यू टू द कंटिन्यूटी कंडीशन क्या बोलती है, आई बी इक्वल टू आई बी डैश, तो दोनों को समअप कर देंगे, इनका समअप क्या हो जाएगा हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। और जैसे हम दोनों वैल्यू को हम ऐड करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास एक नई इक्वेशन क्रिएट होगी जो कि ये वाली होगी और इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई अब कर देते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, तो इसको जैसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप जानते हो म्यू डैश डायग्राम जो होता है हमारा, म्यू डैश डायग्राम के अंदर A1 बार और x1 बार की जो वैल्यू होगी ए बी बीम के लिए वो होगी MA + 2MB L1² 6। ठीक है, और अगर हम BC बीम के लिए बात करें तो BC बीम के लिए A2 बार और x2 बार की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी MC + 2MB L2² 6। ठीक है, तो हमने IB जो निकाला था वो AB बीम के लिए निकाला और IB डैश जो निकाला वो BC बीम के लिए निकाला, दोनों का समअप 0 होगा तो IB + IB डैश इक्वल टू 0 किया और इसमें मैंने A डैश बार और X डैश बार की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। जैसे ही आप पुट करोगे और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी वो ये वाली बन के आएगी। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, जनरलाइज फॉर्म में बनाएंगे इसको। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और थोड़ा रीअरेंज कर दिया। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया, इसको रीअरेंज। जैसे इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी MA × L1/E1I1 है ना ये, प्लस 2MB ब्रैकेट L1/E1I1 प्लस L2 E2/E2 × I2 प्लस MC L2/E2I2 प्लस 6A1x1 बार अपॉन EI1L1 प्लस 6A2x2 बार अपॉन EI2L2 इज इक्वल टू 6 del1/L1 प्लस del2/L2। ठीक है, अब इस इक्वेशन को भी थोड़ा और हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, और ये जो इक्वेशन बन के आई है इसी को हम बोलते हैं 3 मोमेंट थ्योरम। ठीक है, ये 3 मोमेंट थ्योरम का जनरलाइज फॉर्म है जो कि क्लैपेरियन के थ्रू जनरलाइज किया गया था। इस वजह से 3 मोमेंट थ्योरम को हम क्लैपेरियन थ्योरम भी बोलते हैं और ये कब जनरलाइज किया गया था, 1857 के अंदर। ठीक है, अब इस 3 मोमेंट थ्योरम के थ्रू हम 4 तरह के केसेस यहाँ पर हम बनाते हैं। फर्स्ट केस तो ये होगा, अगर मेंबर्स की ज्योमेट्री सेम है, अगर मेंबर्स की प्रॉपर्टीज सेम है, मतलब अगर मेंबर्स की E1 I1 L1 E2 I2 L2 आपस में इक्वल है तो उससे क्या होगा, हम EI कॉमन ले लेंगे तो फाइनली जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, अगर E1 I1 इक्वल टू E2 I2 इक्वल टू EI है तो फर्स्ट जनरलाइज फॉर्म जो हमारी बन के आएगी वो ये वाली बन के आएगी MA × L1 प्लस 2MB L1 प्लस L2 प्लस MC L2 प्लस 6A1x1/L1 प्लस 6A2x2/L2 इज इक्वल टू 6EI del1/L1 प्लस del2/L2। ठीक है, और यहाँ del1 और del2 जो है ये एक्सटर्नल लोडिंग है। ठीक है, एक्सटर्नल डिफ्लेक्शन है। फॉर एग्जांपल आपको मैं यहाँ पर मेंशन ही नहीं किया कि एक्सटर्नल डिफ्लेक्शन इतना है या कोई बी पॉइंट सिंक कितना हो रहा है, तो उस केस में हम इसको क्या मानते हैं, 0 मान के चलते हैं। ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्रा कोई डिफ्लेक्शन दे रखा है तो उसको हम del1 और del2 में मेंशन कर देंगे। अगर एक्स्ट्रा कोई डिफ्लेक्शन सिंकिंग नहीं दे रखी तो उसको फिर हम नेगलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो केस 2 हमारा हो जाएगा अगर सेटलमेंट नहीं है। ठीक है, तो इक्वेशन बनेगी MA × L1 प्लस 2MB L1 प्लस L2 प्लस MC L2 प्लस 6A1x1/L1 प्लस 6A2x2/L2। ठीक है, तो ये केस नंबर 1 तो हो गया जनरल लोडिंग के साथ, और केस नंबर 2 हो गया नो सेटलमेंट, अगर कोई सेटलमेंट आपको नहीं दे रखा, कोई एक्सटर्नल डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। ठीक है, और केस 3 कुछ भी नहीं है। केस 3 के अंदर हमने क्या करा, जो हमारा केस 1 था उसमें हमने एक लोडिंग को स्पेसिफाई कर दिया, मतलब उसमें हमने बता दिया UDL होगा
तो यूडीएल को स्पेसिफाई कर दिया। तो यूडीएल के लिए हमने यहाँ पर जो फॉर्मूला था उसको बना दिया, एम ए इंटू एल वन प्लस 2 MB L1 प्लस L2 प्लस MC L2। और यहाँ पर जो हमारा आता था ना 6A1X1 अपॉन L1 प्लस 6A2X2 अपॉन L2, इसको मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। यूडीएल के लिए इसकी वैल्यू होती है WL1³ अपॉन 4, और ठीक है ना, ये वैल्यू होती है। ये कैसे है ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और अगर यूडीएल में भी सेटलमेंट नहीं होगा, एक्सटर्नल कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रखा होगा, तो सेम फॉर्मूला बन जाएगा और सेम फॉर्मूले में हम इसको 0 मान लेंगे। तो अल्टीमेटली आपको फॉर्मूला तो सिर्फ एक ही याद रखना है, और वो कौन सा है, केस नंबर 1 वाला। केस नंबर 1 क्या है, MA इंटू L1 प्लस 2 MB L1 प्लस L2 प्लस MC L2 प्लस 6A1X1 अपॉन L1 प्लस 6A2X2 अपॉन L2 इज इक्वल टू 6EI del 1 अपॉन L1 प्लस del 2 अपॉन L2। सेटलमेंट नहीं होगा तो लास्ट वाली टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि यूडीएल के लिए 6A1X1 अपॉन L1 जो है WL3/4 होता है। अभी कैसे होता है इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। देखो आपको डायग्राम में एक सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है, और सिंपली सपोर्टेड बीम का हमने सिंपली सपोर्टेड मोमेंट डायग्राम भी यहाँ पर बना रखा है, ठीक है। तो ये हमारा पैराबोला हो गया। इस पैराबोला का एरिया क्या होता है, 2/3 B इंटू H। 2/3 B की वैल्यू हो गई हमारे पास L, और H हो गया हमारे पास WL²/8। सोल्व करेंगे तो हो जाएगा WL3/12, ठीक है। इसका अगर हम हाफ के लिए अगर हम सेंट्रोइड निकालें, एक्सेल निकालें, तो ये हो जाएगा L/2। राइट से निकालोगे तो ये भी हो जाएगा L/2, ठीक है। इसका फाइनली अगर आप 6A एक्सेल अपॉन L निकालोगे तो ये हमारा आ जाएगा WL3/4। ये 12 नहीं है, 4 है, ठीक है, लास्ट में। तो 6A X/L करोगे तो फाइनली आ जाएगा WL3/4। चाहे लेफ्ट से निकालो चाहे राइट से निकालो, क्योंकि वैल्यू सेम है, ठीक है। आप चाहो तो ये क्वेश्चन में निकाल सकते हो, चाहो तो इसको आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हो। इसके लिए मैंने एक टेबल भी जनरेट की है, ठीक है, आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। और टेबल कुछ इस तरह से है, टाइप ऑफ लोडिंग है, और फिर मैंने बता रखा है कि 6XL अपॉन L क्या होगा लेफ्ट साइड से, इसी तरह से 6A XR अपॉन L राइट साइड से क्या होगा, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन करना थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। और आप याद करना नहीं चाहते तो उसको मैनुअली भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपको एरिया और सेंट्रोइड पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो पहली लोडिंग है हमारी, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम पर यूडीएल होगा तो 6A XL अपॉन L की जो वैल्यू आएगी वो WL3/4 आएगी, जो कि अभी मैंने आपको बताया कैसे आई। इसी तरह से राइट साइड से जब निकालोगे तो आ जाएगा WL3/4, ठीक है। और अगर आपकी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड दे रखा है, जिसे केस नंबर 2 में बता रखा है, तो उस केस के अंदर जब हम लेफ़्ट साइड से निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 8/60 WL3, और राइट साइड से ये वाली वैल्यू होगी 7/60 WL3। इसको अगर आप अपोजिट कर दोगे तो ये रिजल्ट्स भी हमारे कैसे हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। इधर से वैल्यू हो जाएगी 7/60 WL3, और इधर से हो जाएगी 8/60 WL3, ठीक है। और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की अगर हम बात करें, दोनों तरफ से सिमेट्रिक है, तो दोनों तरफ से जो वैल्यू आएगी सेम ही आएगी, और वो कितनी आएगी 5/32 WL3, और राइट से भी आएगी 5/32 WL3। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। यूडीएल की केस में WL3/4 लेफ्ट साइड से राइट साइड से सेम ही होगा। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के लिए 8/60 7/60, उल्टा अपोजिट करोगे तो अपोजिट हो जाएगा रिजल्ट। और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड सिमेट्रिक अगर आपको दे रखा है तो दोनों तरफ से सिमेट्रिक रिजल्ट आएगा 5/32 5/32, ठीक है। चारों केस तो आपको समझ आ गए होंगे। 5th नंबर के केस देखते हैं हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रिक लोडिंग अगर आपको दे रखी होगी तो लेफ्ट साइड से जब आप 6A X अपॉन L निकालोगे तो हमारा आएगा WA अपॉन L ब्रैकेट L² माइनस A²। यही चीज़ अगर आप राइट साइड से निकालोगे तो WB/L ब्रैकेट L² माइनस B²। सिंपल है। अगर आपको कपल दे रखा होगा तो कपल के लिए आ जाएगा, ठीक है। कपल के लिए अगर आप लेफ्ट साइड से निकालते हो तो लेफ्ट साइड से हो जाएगा -μ/L ब्रैकेट 3A² माइनस L², और राइट साइड से हो जाएगा μ/L 3B² माइनस
एल स्क्वायर। अगर आपको यूडीएल मिड में दे रखा है, ठीक है, यूडीएल आपको मिड में दे रखा है और ये डिस्टेंस हमें कुछ इस तरह से स्पेसिफाई है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी है और ये डी है। तो इसके लिए लेफ्ट साइड से अगर आप 6ax/L निकालोगे तो हमारा निकल के आएगा W/4L ब्रैकेट बी स्क्वायर छोटा ब्रैकेट 12 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर 12 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और सेम चीज़ आप राइट साइड से भी ले सकते हो और राइट साइड से अपोजिट कर देना, बी की जगह डी कर देना, ठीक है। तो हो जाएगा W/4L ब्रैकेट डी स्क्वायर ब्रैकेट 12 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर सी स्क्वायर 12 स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखिए एकदम सिंपल, वैसे तो लास्ट वाला केस कभी आता नहीं है और अगर आपको याद करना है तो एकदम सिंपल है। फर्स्ट वाले फॉर्मूले के अंदर तो बी और ए का यूज़ हुआ है और सेकंड वाले फॉर्मूले के अंदर डी और सी का यूज़ हुआ है, ठीक है। और वैसे मेन केस जो थे आपके स्टार्टिंग वाले 4 ही थे, वो काम सिंपल है बिल्कुल। यूडीएल के लिए WL3/4 होगा, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के लिए 8/60 7/60, अपोजिट करोगे तो अपोजिट हो जाएंगे, और सिमेट्री के लिए 5/32। ऐसे याद कर लो, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो इसका हम केस नंबर 1 देखते हैं। आप चाहो तो याद कर सकते हो वरना मैनुअली भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूले इजी थे इसलिए मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो हम प्रॉब्लम नंबर 1 को सोल्व करते हैं और प्रॉब्लम नंबर 1 हमारी बिल्कुल सिंपल है और कुछ इस तरह से है। ए बीम ABC ऑफ लेंथ 12 रेस्ट ऑन 3 सपोर्ट इक्वली स्पेस्ड एंड लोडेड विथ UDL W per unit length throughout the length of the beam. Draw the SFD and BMD diagram for a beam. क्वेश्चन में आपको बोला है एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड कंटिन्यूस बीम है, उस पर लोडिंग हमें W दे रखी है और उसकी लेंथ जो है वो टोटल 12 है। उसके लिए हमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना है यूजिंग 3 मोमेंट थ्योरम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए सिंपली मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, जो कि आपको पता है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए सिंपली मोमेंट डायग्राम WL²/8 UDL की फॉर्म में आता है, जिसको हमने बोल दिया म्यू डायग्राम। फिर इसका हम एंड मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब आपको सिंपली पता है एंड मोमेंट डायग्राम की वैल्यू एंड्स पर क्या होगी, 0 होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 मेंशन कर दिया। बट इसकी वजह से यहाँ पर कोई ना कोई मोमेंट जनरेट होगा, तो हम मान लेते हैं कि इतना मोमेंट जनरेट होगा। अभी ये वैल्यू हमें पता नहीं है, हमने मान लिया कि इतना मोमेंट जनरेट होगा और इसके लिए हमने ये डायग्राम कुछ इस तरह से बना दिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस सिंपली मोमेंट को इस एंड मोमेंट में सुपर इम्पोज कर देंगे। तो जैसे ही आप सुपर इम्पोज करोगे तो आपका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो सुपर इम्पोज करोगे तो कॉमन पार्ट जो होगा वो हमारा कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग जो बचेगा वो BMD बचेगा। अब रिमेनिंग में इसके ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव हो गई और ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो गई। अब ये एक्चुअल में ये हमें ऊपर नज़र आ रही है नेगेटिव वैल्यू, लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू तो कहाँ पर होगी, नीचे होगी। तो इसी डायग्राम को आप इस फॉर्मेट में भी बना सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव हो गई और ये जो नेगेटिव था ये वाला पोर्शन इसको हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ये बनाओगे तो भी ठीक है, ये बनाओगे तो भी ठीक है, ठीक है। और इस बीम का जब आप शेयर फोर्स डायग्राम बनाओगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। वो कैसे बनेगा उसके लिए हमें वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, फर्स्ट पेज के अंदर हम डायग्राम के लिए ब्लैंक छोड़ देंगे पेज, और जैसे जैसे हमारी वैल्यू आती जाएगी वैसे वैसे हम उस डायग्राम को ड्रॉ करते जाएंगे। तो पहला काम जो होगा हमारा कंटिन्यूस बीम के अंदर, पहली स्टेप जो होगी वो ये होगी, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हमें म्यू डायग्राम बनाना होगा और म्यू डायग्राम के लिए बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसकी स्टेप नंबर 1 जो होगी, जब आप कन्वेंशनल पेपर में करोगे तो फर्स्ट पेज जहां आपकी प्रॉब्लम है उसको आप ब्लैंक छोड़ देना और दूसरी तरफ स्टेप नंबर 1 को मेंशन कर देना और लिख देना बेंडिंग मोमेंट फॉर सिंपली सपोर्टेड बेंडिंग मोमेंट फॉर AB स्पान, सिंपली सपोर्टेड बेंडिंग मोमेंट फॉर BC स्पान। इस तरह से हमें निकालना होगा। तो स्टेप नंबर 1 के अंदर हमें सिंपली मोमेंट निकालना होगा फॉर AB बीम और BC बीम। AB बीम और BC बीम के लिए सिंपली मोमेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास, WL²/8 WL²/8, ठीक है। सेकेंड स्टेप के अंदर हम एंड मोमेंट बनाएंगे और एंड मोमेंट को बनाने के लिए
हमें एंड मोमेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम स्टेप नंबर 2 में लिखेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एम ए, एम बी एंड एम सी अप्लाइंग द 3 मोमेंट थ्योरम। मैंने आपको पहले भी बताया था फिक्स बीम और कंटिन्यूस बीम सेम ही है, ठीक है। फिक्स बीम का हमने एनालाइज किया था एरिया मूवमेंट मेथड के थ्रू, कंटिन्यूस बीम का हम एनालाइज कर रहे हैं 3 मोमेंट थ्योरम के थ्रू। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना सा ही है, जब फिक्स बीम के अंदर जब हम एंड मोमेंट निकालते थे तो वहाँ हम मोर थ्योरम का यूज़ करते थे, इसलिए इसको हम एरिया मूवमेंट मेथड बोलते थे। और कंटिन्यूस बीम में जब हम एंड मोमेंट निकालेंगे तो 3 मोमेंट थ्योरम का यूज़ करेंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ कंटिन्यूस बीम यूजिंग 3 मोमेंट थ्योरम, ठीक है। तो दोनों का प्रोसीजर सेम ही है, फिक्स एरिया मूवमेंट मेथड और 3 मोमेंट थ्योरम पूरी की पूरी सेम ही है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है, एरिया मूवमेंट मेथड के अंदर एंड मोमेंट मोर थ्योरम से निकालते थे और 3 मोमेंट मेथड के अंदर एंड मोमेंट 3 मोमेंट थ्योरम से निकालते हैं। बाकी पूरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना फिक्स बीम और कंटिन्यूस बीम में सेम ही है, ठीक है। तो देखिए अब हमें एम ए और एम बी और एम सी की वैल्यू निकालनी है। तो कंटिन्यूस बीम है और सिंपली सपोर्टेड वाली है, तो एम ए और एम सी की वैल्यू 0 हो गई। अब बचा क्या हमारे पास, एम बी। हमें एक अननोन फाइंड आउट करना है, हमें एम बी को फाइंड आउट करना है। तो किससे निकालेंगे, हम कंटिन्यूस बीम का एनालाइज किस मेथड से कर रहे हैं, 3 मोमेंट से कर रहे हैं। तो बी पॉइंट का एंड मोमेंट हम किससे निकालेंगे, 3 मोमेंट थ्योरम से निकालेंगे। हाँ, अगर इसी कंटिन्यूस बीम का एनालाइज हम करते हैं किससे, एरिया मूवमेंट मेथड से, तो फिर हम एंड मोमेंट की वैल्यू किससे निकालते, एरिया मूवमेंट से निकालते। अभी हम कंटिन्यूस बीम का एनालाइज जो कर रहे हैं 3 मोमेंट थ्योरम से कर रहे हैं, तो अननोन की वैल्यू हम किससे निकालेंगे, 3 मोमेंट थ्योरम से निकालेंगे। इतना सा फर्क है बस, ठीक है। तो अप्लाइंग द 3 मोमेंट थ्योरम फॉर ए बी एंड बी सी। तो 3 मोमेंट थ्योरम जैसे आप ए बी और बी सी के लिए अप्लाई करोगे तो इक्वेशन हमारी बनेगी एम ए इंटू L1 प्लस 2MB L1 प्लस L2 प्लस MC L2 इज इक्वल टू 6A1X1 अपॉन L1 प्लस 6A2X2 अपॉन L2, ठीक है। और 6A1X1 अपॉन L1 और 6A2X2 अपॉन L2 की वैल्यू आपको पता ही है, यूडिल की केस में कितनी होती है, WL3/4। वो हमने वैसे भी याद कर ली और मैंने आपको निकालना भी सिखा दिया। और इस 3 मोमेंट के अंदर MA की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और MC की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, MB। तो इससे हम MB की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे और हमारे पास MB की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी -WL²/8, ठीक है। तो ये हमने एंड मोमेंट निकाल लिया और हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो पहले से बना हुआ है, ठीक है। तो पहले स्टेप के अंदर अपन ने सिंपली मोमेंट निकाल लिया, दूसरी स्टेप के अंदर हमने एंड मोमेंट की वैल्यू निकाल ली, उससे हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब तीसरी स्टेप के अंदर हम शेयर फोर्स बनाते हैं और शेयर फोर्स बनाने के लिए हमें रिएक्शंस निकालनी होगी। शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें रिएक्शंस निकालनी होगी। तो स्टेप, ये हमारी बीम थी ABC, ठीक है। ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया और ये C पॉइंट हो गया, और इस पर था हमारा UDL। अब हमें RA की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, टू फाइंड RA टेकिंग मोमेंट अबाउट B। हमने B के अबाउट मोमेंट ले लिया। तो जैसे ही आप B के अबाउट मोमेंट लोगे तो क्या होगा हमारा, RA इंटू L, मतलब RA इंटू ये डिस्टेंस, फिर माइनस ऊपर से जो लोडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है, W। तो हम बोलेंगे W इंटू L/2, तो ये हो जाएगा WL²/2, ठीक है। और RA इंटू L माइनस WL²/2 ये किसके इक्वल होगा, हम किसके अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, B के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, इज इक्वल टू MB। और जनरली अपन MB की वैल्यू 0 लेते थे सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर, बट यहाँ पर हमारे पास MB की वैल्यू मेंशन है, कितनी है, -WL²/8। तो हम कर देंगे यहाँ पर RA इंटू L माइनस WL²/2 इज इक्वल टू MB, और MB हमारे पास है -WL²/8। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास RA की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, 3/8 इंटू WL। ड्यू टू सिमेट्री RA जो होगा वही क्या होगा, RC होगा, क्योंकि बीम हमारी सिमेट्रिक है। जो RA की वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू होगी, RC की वैल्यू होगी। एंड सपोर्ट रिएक्शन सेम होगी, तो RA की वैल्यू थी 3/8 इंटू WL, तो RC की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 3/8 इंटू WL, ठीक है। RA और RC आपको पता है, तो इससे आप RB की वैल्यू निकाल सकते हो। हमें पता है
कि ये जो हमारी कंटिन्यूस बीम है इस पे टोटल लोड जो W आ रहा था वो कितनी लेंथ पे लग रहा था, 12 लेंथ पर लग रहा था। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं RA प्लस RB प्लस RC इक्वल टू 2WL। ठीक है, तो इससे हम RB की वैल्यू निकाल सकते हैं, इससे हम RB की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो RB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2WL माइनस RA माइनस RC। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और फाइनली हमारे पास RB की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 5/4 इंटू WL। ठीक है, तो जैसे हमारे पास रिएक्शन की वैल्यू निकल के आएगी तो हम शेयर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमने फर्स्ट पेज के अंदर डायग्राम हमने ब्लैंक छोड़ दिया था और सेकंड पेज के अंदर स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने सिंपली मोमेंट की वैल्यू निकाली और उसका सिंपली मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ कर दिया। स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने एंड मूवमेंट की वैल्यू निकाली और उसका एंड मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ कर दिया। स्टेप 3 के अंदर हमें शेयर फोर्स डायग्राम बनाना था, इसके लिए हमें रिएक्शंस निकालनी थी, तो स्टेप 3 के अंदर हमने रिएक्शंस निकाल ली। अब लास्ट स्टेप नंबर 4 के अंदर हम शेयर फोर्स कैलकुलेशन कर देंगे एंड उससे हमारा शेयर फोर्स डायग्राम बनके रेडी हो जाएगा। तो अब हमें शेयर फोर्स कैलकुलेशन करनी है। तो शेयर फोर्स अगर हम कैलकुलेशन करें शेयर फोर्स की, तो यहाँ हम एक डायग्राम बना लेते हैं शेयर फोर्स का, बीम का। तो देखो शेयर फोर्स अगर हम ए पर बात करें, अगर हम बात करें शेयर फोर्स एट ए, तो ए पर क्या रिएक्शन आ रही है, ए पर रिएक्शन आ रही है हमारी RA। तो शेयर फोर्स एट ए हो जाएगा हमारा SFA और SFA की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 3/8 इंटू WL, क्योंकि हम जानते हैं शेयर फोर्स के साइन कन्वेंशनल जो होते हैं, लेफ्ट टू साइड अपवर्ड लोडिंग जो होती है पॉजिटिव होती है और डाउनवर्ड लोडिंग जो होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, तो शेयर फोर्स एट ए हमारा आ गया SFA इक्वल टू 3/8 इंटू L। अब हम बात करते हैं शेयर फोर्स एट बी है ना हमारा, ये पॉइंट ये बी है और ये सी है, सॉरी, शेयर फोर्स एट बी। अब हम बी पॉइंट पर शेयर फोर्स की बात करते हैं। तो शेयर फोर्स एट बी की अगर हम बात करें तो बी पॉइंट पर शेयर फोर्स हमें पहले लेना होगा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब सिर्फ इतना सही है, बी पॉइंट पर हमें सिर्फ UDL तक ही लेना है और राइट हैंड साइड का मतलब है उस UDL में उस पॉइंट लोड को ऐड कर दो। ठीक है, तो पहले हम ले रहे हैं शेयर फोर्स एट बी लेफ्ट ऑफ सेक्शन, मतलब इसका मतलब ये हो गया हमें बी तक का शेयर फोर्स लेना है विदाउट कंसिडरिंग दिस लोड। ठीक है, तो बी पॉइंट का शेयर फोर्स कितना हो जाएगा हमारा, पहले तो आ जाएगा हमारा RA जो कि हो गया हमारा 3/8 इंटू WL, फिर ऊपर से जो लोडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है W इंटू L। तो फाइनली शेयर फोर्स एट बी लेफ्ट ऑफ सेक्शन जो हो जाएगा -5/8 इंटू WL। और राइट ऑफ सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो हमने लेफ्ट ऑफ सेक्शन वाला जो लोड निकाला है ना यहाँ तक, इसमें हम इस नीचे वाली रिएक्शन को भी एडअप कर देंगे। तो शेयर फोर्स एट बी राइट ऑफ सेक्शन जो हमारा निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 5/8 इंटू WL। इसी तरह से अगर हम बात करें शेयर फोर्स एट सी, तो इसी तरह से हम सी पॉइंट तक का शेयर फोर्स निकाल देंगे। देखो अगर हम सी पॉइंट तक का शेयर फोर्स की बात करें तो सी पॉइंट का शेयर फोर्स हमारा यहाँ तक आ जाएगा। पहला तो हो जाएगा RA, फिर हम ये RA ले लेंगे है ना, इस लोडिंग को ले लेंगे और इस रिएक्शन को ले लेंगे। तो फाइनली सी पॉइंट का जो शेयर फोर्स हमारा निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा -3/8 इंटू L। ठीक है, तो ये शेयर फोर्स कैलकुलेशन हमारे पास आ गई। ए पॉइंट का शेयर फोर्स आ गया, बी का आ गया, सी का आ गया। ठीक है, इसी से हम इसका डायग्राम शो कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, ए पॉइंट का शेयर फोर्स आया 3/8 पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं बी पॉइंट के शेयर फोर्स की। बी पॉइंट पर शेयर फोर्स नेगेटिव आया तो ये नेगेटिव हो गया। उसी बी पॉइंट पर राइट ऑफ सेक्शन में पॉजिटिव आ रहा है तो इसको हमने यहाँ पर पॉजिटिव शो कर दिया। ठीक है, फिर सी पॉइंट पर वापस नेगेटिव हो गया तो ये वापस नेगेटिव चला गया। ठीक है, जो कि हमने ऊपर डायग्राम बनाया भी था, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये वाला डायग्राम। ठीक है, जैसे ही हमारे पास रिएक्शन आई उससे हमने शेयर फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करी और हमारा डायग्राम बनके रेडी हो गया। तो हमने शेयर फोर्स की वैल्यू तो निकाल ली, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू तो निकाल ली, बट हमने अभी तक ये नहीं बताया कि बेंडिंग मोमेंट कितनी डिस्टेंस पर 0 होगा, बेंडिंग मोमेंट कितनी डिस्टेंस पर मैक्सिमम होगा। तो उसको निकालने के लिए सिंपल सा एक तरीका होता है, एक्स सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट निकाल लो। ठीक है, अगर हमें ये बताना है कि बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर 0 है, कहाँ पर मैक्सिमम है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस सिंपली सपोर्टेड बीम की
उस सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हम एक्स सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो एक्स सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा हमारा, आर ए इंटू एक्स, आर ए की वैल्यू हो गई 3/8 इंटू डब्ल्यू एल इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स बाई 2। एक्स सेक्शन का बेंडिंग मोमेंट हो गया। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो मतलब ए पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट हमारा आ जाएगा। एक्स की वैल्यू अगर आप एल रखोगे यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर तो बी पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट हमारा आ जाएगा। कहीं ना कहीं बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होगी। तो जैसे आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे, mx इक्वल टू 0 पुट करोगे तो हमारी x इक्वल टू निकल के आएगा 3/4 इंटू एल। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से x इक्वल टू 3/4 इंटू एल डिस्टेंस पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी, जो कि आपको डायग्राम में नज़र आ भी रही होगी। लेफ्ट हैंड साइड से x इक्वल टू 3/4 इंटू एल डिस्टेंस पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होगी, 3/4 डिस्टेंस पर। ठीक है, इधर से भी 3/4 डिस्टेंस पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होगी। अब कहीं ना कहीं तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम भी तो होगी। अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालें, मैक्सिमम वैल्यू वहाँ होती है जहाँ शेयर फोर्स की वैल्यू 0 होती है। तो अगर हम शेयर फोर्स निकाल लें एक पर्टिकुलर सेक्शन पर और उस पर्टिकुलर सेक्शन के शेयर फोर्स को अगर हम 0 के इक्वल मान लें कर दें तो उससे जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू क्या बताएगा, यहाँ पर शेयर फोर्स 0 होगा और जहाँ पर शेयर फोर्स 0 होता है वहाँ बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम। तो हमेशा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हम शेयर फोर्स का सहारा लेते हैं। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को निकालने के लिए इस बार भी हम वही करेंगे, एक पर्टिकुलर सेक्शन पर शेयर फोर्स निकालेंगे। जैसे ही आप ए बी बीम के लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन पर शेयर फोर्स निकालोगे, ए बी बीम के लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन पर शेयर फोर्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आर ए पहले आएगा आर ए और फिर हो जाएगा डब्ल्यू इंटू एक्स। तो ये हो गया डब्ल्यू इंटू एक्स। तो एक पर्टिकुलर सेक्शन का शेयर फोर्स हमारा ये आ गया। एक सेकेंड, हाँ अब देखिए पर्टिकुलर सेक्शन का हमारे पास शेयर फोर्स आ चुका है तो इसको 0 के इक्वल हम कर देते हैं। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/8 इंटू एल। तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से x इक्वल टू 3/8 इंटू एल पर शेयर फोर्स की वैल्यू 0 होगी। इट मीन्स यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम। तो जैसे ही इस x की वैल्यू को आप बेंडिंग मोमेंट वाली इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा और वो कितना आएगा, 9WL²/128। तो एक बार मैं आपको फिर से इस प्रॉब्लम को समराइज कर देता हूँ। प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम थी हमारी एक बीम थी ABC कंटिन्यूस बीम थी जिसका स्पान 12 था और इस पे यूडीएल हमारा लगा हुआ था। हमें बोला था शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करो, लेकिन हमने वो चीज़ ड्रॉ करने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी निकाल दी। हमने यहाँ पर ये भी बता दिया कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ होगा, शेयर फोर्स 0 कहाँ होगा। तो इसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले तो फर्स्ट पेज के अंदर हमने डायग्राम के लिए पेज ब्लैंक छोड़ दिया और सेकंड पेज के अंदर हमने पहली स्टेप के अंदर सिंपली मोमेंट फाइंड आउट किया और उसका डायग्राम ड्रॉ किया। फिर हमने एंड मोमेंट को निकाला 3 मोमेंट थ्योरम से, फिर उसके डायग्राम को मेंशन कर दिया। फिर एंड मोमेंट के अंदर सिंपली मोमेंट को सुपर इम्पोज कर दिया तो हमारा बेंडिंग मोमेंट बनके रेडी हो गया। फिर हमें शेयर फोर्स डायग्राम बनाना था, तो शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने रिएक्शंस निकाली। जैसे ही हमारी रिएक्शंस आई तो इससे हमारे पास शेयर फोर्स पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा आ गया और उससे हमने शेयर फोर्स डायग्राम बना दिया। स्टेप नंबर 5 के अंदर हमने यहाँ पर क्या किया, हमने ये भी बता दिया कि बेंडिंग मोमेंट कहाँ 0 होगा, कहाँ मैक्सिमम होगा। उसके लिए हमने एक बीम के अंदर एक पर्टिकुलर सेक्शन पर mx निकाला, ठीक है, mx निकाला और उस mx को 0 के इक्वल मान लिया। तो उससे हमें पता लग गया कि इतनी डिस्टेंस पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होगी और हमारे पास निकल के आई थी x इक्वल टू 3/4 L पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होगी। मैक्सिमम निकालने के लिए हमने क्या करा, शेयर फोर्स लिया पर्टिकुलर सेक्शन पर, उसको 0 के इक्वल किया और हम जानते हैं जहाँ शेयर फोर्स 0 होता है वहाँ बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो x इक्वल टू 3/8 इंटू एल पर शेयर फोर्स की वैल्यू 0 आई थी। इट मीन्स वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमारी निकल के आई 9/128 WL²/8। तो आई होप आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।